नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। कल अपन ने पानीपत के युद्ध के समय भारतीय राजनीति की स्थिति की चर्चा की थी। आज हम इसी कड़ी में पानीपत के तीसरे युद्ध की परिस्थितियों और मराठों और अब्दाली के बीच हुए इस संघर्ष में भारतीय शक्तियों की पराजय के कारण और परिणामों पर चर्चा करेंगे। पानीपत के तीसरे युद्ध से पूर्व भारतीय राजनीति, विशेषकर मुगल साम्राज्य, अपने पतन उन्मुख अवस्था में थी और ऐसे राजनीतिक शून्यता के समय भारत में अनेक विदेशी शक्तियां अपने पैर पसारने का प्रयास कर रही थी, जिसमें भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र अफ़गानिस्तान से अहमद शाह अब्दाली के अतिरिक्त यूरोपीय शक्तियां व्यापार के लिए चूँकि भारत में आई थी, लेकिन वो भी राजनीतिक महत्वाकांक्षा से प्रेरित थी। इसी अवस्था में जब मुगल साम्राज्य की दलबंदियां बहुत चरम पर थी, उसी दरबारी दलगत प्रतिस्पर्धाओं की वजह से अहमद शाह अब्दाली को भारत पर आक्रमण करने का मौका मिला। अब्दाली ईरान के शासक नादिर शाह के मरने के बाद काबुल और कंधार पर अधिकार कर अफ़गानिस्तान में अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर चुका था। वह महत्वाकांक्षी शासक था। अफ़गानिस्तान में अपनी सत्ता सुदृढ़ करने के बाद उसने भारत की ओर देखना शुरू किया। वह पंजाब, मुल्तान, कश्मीर आदि भारतीय भूभागों को जो नादिर शाह के अधीन रह चुके थे, उन पर अधिकार करना चाहता था। इसके अतिरिक्त उसके उद्देश्य भारत पर आक्रमण करने के जो थे, उनमें मुख्यतः भारत से धन प्राप्त करना, लूट मार के द्वारा अपने अफ़गान सैनिकों को संतुष्ट करना और नवीन विजयों द्वारा अपनी प्रतिष्ठा एवं शक्ति को बढ़ाना। उसे भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप करने का बहाना भी शीघ्र ही मिल गया। 1748 ईस्वी में पंजाब के सूबेदार ज़कारिया खां की मृत्यु के बाद उसके पुत्रों में उत्तराधिकार का संघर्ष शुरू हुआ। मुगल सम्राट के वजीर ने याहिया खां का पक्ष लिया, अतः उसके दूसरे पुत्र शाहनवाज खां को अब्दाली ने सहयोग करने के लिए आमंत्रित किया। 1748 ईस्वी में अब्दाली पंजाब आया। इस बीच मुगल वजीर ने शाहनवाज खां को फिर अपने पक्ष में कर लिया, अतः अब्दाली ने पहले शाहनवाज खां को परास्त किया, फिर लाहौर पर अधिकार किया। उसके बाद मुगल वजीर के नेतृत्व में दिल्ली में शाही सेना का मुकाबला किया, जिससे उसे भानपुर के युद्ध में अब्दाली को परास्त होना पड़ा। इस युद्ध के बाद अब्दाली वापस लौट गया, परंतु 1752 में उसने पुनः दिल्ली पर आक्रमण किया और विवश होकर मुगल सम्राट ने पंजाब और मुल्तान अब्दाली को सौंप दिए और अब्दाली ने अपने एक विश्वस्त सेनानायक मईन उल मुल्क को पंजाब का सूबेदार नियुक्त कर दिया और वापस अफगानिस्तान लौट गया। इसी समय मराठे भी दिल्ली की राजनीति में हस्तक्षेप कर रहे थे। 1748 में ही मुगल सम्राट मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद अहमद शाह नया सम्राट बना। उसने अवध के सूबेदार सफदर जंग को अपना वजीर बनाया। अवध के पड़ोस में रोहिलखंड के रोहिलों ने धीरे धीरे अपना राज्य बढ़ाना प्रारंभ किया और वे अवध के इलाकों में भी लूटमार करने लगे थे। सफदर जंग ने मराठों की सहायता से रोहिलों को परास्त किया, परंतु रोहिलों ने अब अब्दाली से सहायता मांगी
और 1752 ईस्वी के आरंभ में जब अब्दाली भारत वर्ष आया तब सम्राट की तरफ से वजीर सफदर जंग ने मराठों से समझौता किया, जिसके अनुसार मराठों को पंजाब, सिंध और दोआब से चौथ वसूल करने का अधिकार प्रदान किया तथा मराठों ने बाह्य व आंतरिक संकटों से मुगल साम्राज्य की रक्षा करने का वचन दिया। इस प्रकार मराठा मुगल साम्राज्य के संरक्षक बन गए तथा दिल्ली दरबार की राजनीति में उन्हें उलझना पड़ा। इसी बीच अब्दाली ने पंजाब पर आक्रमण किया और मुगल सम्राट ने पंजाब और मुल्तान अब्दाली को सौंप दिए थे। उसके कुछ समय बाद मुगल सम्राट और उसके वजीर के बीच मतभेद उत्पन्न हो गया तथा दिल्ली दरबार में दो परस्पर विरोधी दल बन गए। दोनों पक्षों ने मराठों से सहायता प्राप्त करना का प्रयत्न किया। मराठों ने सम्राट का साथ दिया तथा मुगल वजीर को कई बार परास्त किया। बार बार परास्त होकर वजीर अपने सूबे को चला गया। 13 मई 1754 को सम्राट ने इंतजामुद्दौला को अपना नया वजीर बनाया, लेकिन निजाम के बड़े बेटे गाजीउद्दीन ने, जो अत्यंत महत्वाकांक्षी था, ने सम्राट अहमद शाह को गद्दी से हटाकर आलमगीर द्वितीय को नया सम्राट बनाया और खुद उसका वजीर बन गया। नए वजीर गाजीउद्दीन ने अपनी स्वार्थ पूर्ति हेतु कभी मराठों से, कभी रोहिला सरदार नजीब खां से और कभी अब्दाली से सांठगांठ करता रहा। नवंबर 53 में पंजाब के सूबेदार मीर मन्नू की मृत्यु के पश्चात उसकी विधवा बेगम मुगलानी बेगम ने अपने अवयस्क पुत्र के नाम पर शासन चलाना शुरू किया, लेकिन गाजीउद्दीन ने एक स्त्री का शासन पसंद न करते हुए 1756 में पंजाब पर आक्रमण कर मुगलानी बेगम और उसकी संपत्ति पर अधिकार कर लिया और उन्हें दिल्ली ले आया। गाजीउद्दीन ने शाही परिवार की स्त्रियों को भी परेशान किया। परेशान बेगमों ने रोहिला सरदार नजीब खान से सहायता मांगी। नजीब का ये मानना था कि गाजीउद्दीन मराठों की शक्ति पर उछल रहा है, अतः मराठों की शक्ति को समाप्त करने के लिए उसने अब्दाली को आमंत्रित किया। इधर मुगलानी बेगम ने भी अब्दाली से सांठगांठ कर उसे भारत आने का निमंत्रण दिया। अतः 1757 के प्रारंभ में अब्दाली ससैन्य भारत आया और लाहौर पर अधिकार किया। तत्पश्चात वह दिल्ली पहुंचा और उसने दिल्ली के नागरिकों एवं बड़े बड़े अमीरों को लूटा। फिर मथुरा के आसपास के क्षेत्रों में भी लूटमार की। इसी समय अब्दाली की सेना में महामारी फैल गई और वह वापस अपने देश की तरफ लौट गया। लौटते समय उसने नजीब खां को मुगल साम्राज्य का मीर बख्शी और अपने पुत्र तैमूर शाह को पंजाब का शासन सौंप दिया। इस प्रकार मुगल साम्राज्य की सुरक्षा का भार लेने वाले मराठे इस समय राजस्थान के शासकों से धन बटोरने में व्यस्त रहे। अब्दाली के लौटने के बाद रघुनाथ राव और मल्हार राव होलकर की सेनाएं लेकर 1757 में आगरा पहुंचे। नजीब खान ने मराठों और अब्दाली के साथ समझौता कराने का प्रयास किया, लेकिन गाजीउद्दीन और मुगल सम्राट के विरोध के कारण समझौता संपन्न नहीं हो पाया, क्योंकि वे दोनों नजीब को दंड देना चाहते थे। मराठों ने नजीब को बंदी बना लिया, किंतु होलकर के अनुरोध पर उसे वापस मुक्त भी कर दिया। यह कार्यवाही मराठों के लिए आत्मघाती सिद्ध हुई। तत्पश्चात मराठों ने लाहौर पर धावा बोलकर तैमूर को वहां से भगा दिया। मराठों ने अटक तक धावे मारे और वापसी के पूर्व अदीना बेग को लाहौर का सूबेदार नियुक्त कर दिया। अब्दाली के अधिकारियों को पंजाब से निष्कासित कर देने से अब्दाली क्रुद्ध हो गया और फिर भारत पर चढ़ाई करने शुरू की। पेशवा ने अपने चचेरे भाई सदाशिव राव को एक विशाल सेना के साथ उत्तर भारत की ओर भेजा। सदाशिव राव के नेतृत्व में मराठा सेना अब्दाली नेतृत्व में अफगान सेना के बीच पानीपत का तीसरा युद्ध जनवरी 1761 में लड़ा गया। पानीपत के तीसरे युद्ध के जो कारण हैं, उन कारणों पर हम थोड़ी संक्षिप्त में चर्चा कर लेना चाहेंगे। सबसे पहले भारत में जो राजनीतिक शून्यता व्याप्त हो गई थी, उसी राजनीतिक शून्यता की वजह से भारत में बार बार विदेशी आक्रमणकारी भारत पर आक्रमण करने के लिए लालायित रहे। सीमा सुरक्षा की अग्रगामी नीति अपनाकर मुगलों ने काबुल तक अपना अधिकार बनाए रखा, किंतु औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल सत्ता निरंतर कमजोर होती गई
और शक्तिशाली केंद्रीय सत्ता के अभाव में सारा देश एक ऐसा अजायबघर बन गया जिसके सभी पिंजरों के द्वार खुले हुए थे। अतः देश में राजनीतिक शून्यता व्याप्त हो गई थी। राजनीति का सर्वमान्य सिद्धांत है कि शून्यता भरने का प्रयास अन्य शक्तियाँ करती हैं। 18वीं शताब्दी के मध्य में दो शक्तियों ने शून्यता को भरने का प्रयास किया, वे थे मराठे और अब्दाली। अतः इन्हीं अपनी महत्वाकांक्षाओं की वजह से दोनों शक्तियों के बीच संघर्ष होना अवश्यंभावी हो गया था। इसी प्रकार दिल्ली पर प्रभाव जमाने हेतु भी इस संघर्ष को देखा जा सकता है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल शक्तिहीन अवश्य हो गए थे, किंतु उसकी प्रभुता को वैधानिक तौर पर सभी शक्तियाँ अभी भी स्वीकार करती थी और भारतीय जनता भी मुगल सम्राट में श्रद्धा रखती थी। अतः सभी शक्तियाँ मुगल सम्राट पर अपना प्रभाव बनाए रखना चाहती थी और मुगल सम्राट पर नियंत्रण स्थापित कर अपने प्रभाव का उपयोग अपने हित में करना चाहती थी। 1749 में वजीर तथा मीर बख्शी की नियुक्ति में हैदराबाद का निज़ाम, अवध के नवाब, मराठे और अब्दाली रुचि लेने लगे। 1749 में ही अवध के नवाब सफदर जंग वजीर बने। जब अब्दाली ने उसे हटाकर निज़ाम के पुत्र नासिर जंग को वजीर बनाना चाहा तो सफदर जंग ने मराठों से सहायता मांगी। 1753 में जब मुगल सम्राट और वजीर सफदर जंग के बीच विमर्श उत्पन्न हुआ, तब मराठों ने सफदर जंग के विरोधी गुट की सहायता की। इस प्रकार लगातार गुटबाजी जो मुगल दरबार में शुरू हो गई थी, उसकी वजह से सभी शक्तियां अपने अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाने का प्रयास कर रही थी। इन घटनाओं से स्पष्ट होता है कि मराठों ने दिल्ली दरबार में अपना प्रभुत्व बनाए रखने के लिए अब्दाली का विरोध किया, क्योंकि वे मुगल सम्राट पर अब्दाली का प्रभाव सहन करने को तैयार नहीं थे। इसी प्रकार अब्दाली ने भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप करना 1745 में ही शुरू कर दिया था, जब उसने अपने विश्वस्त मईनुल मुल्क को पंजाब का सूबेदार नियुक्त किया। 1756 में उसने दिल्ली पर धावा मारा और मथुरा वृंदावन को लूटा। लौटते समय वह नजीब खां को मीर बख्शी अपने पुत्र तैमूर को पंजाब का सूबेदार नियुक्त कर गया। पंजाब पर यद्यपि उसका पहले से अधिकार था, परंतु अब उसने रोहिलों पर भी अपना प्रभाव स्थापित करने का प्रयास किया। नजीब, रोहिला और अवध का नवाब एक दूसरे के शत्रु थे, किंतु अब्दाली ने अपनी कूटनीति से नजीब खां का भी सहयोग लिया और सफदर जंग को भी अपनी ओर मिला लिया। मराठे अब्दाली की इसी प्रगति को रोकना चाहते थे, अतः दोनों में युद्ध अवश्यंभावी था। मराठा इतिहासकार सोजवलकर का मत है कि पानीपत के इस युद्ध का मुख्य कारण था मराठे इस विदेशी को भारत से बाहर कर देना चाहते थे। इसी प्रकार अब्दाली की लगातार सैन्य सफलताएं भी मराठों और उसके बीच संघर्ष का कारण बनी। 1752 से 57 के बीच अब्दाली को लगातार भारत में सैन्य सफलताएं मिलती गई, जिससे उसकी महत्वाकांक्षा बढ़ती गई और भारत में ये समझा जाने लगा कि अब्दाली की सेनाएं अजेय है। उत्तरी भारत के किसी राज्य को यह विश्वास नहीं था कि मराठों की सेना अब्दाली की सेना के विरुद्ध सफल हो सकती है। अतः हम देखते हैं कि लगभग सभी प्रमुख भारतीय राज्य जो थे, उन्होंने पानीपत के मराठों का साथ न देकर वो तटस्थ रहे और मराठों की छवि जो थी कि लूटमार करने वाली शक्ति की बन चुकी थी, उनकी इसी परिवर्तन के कारण राजपूत, जाट, रूहेले और अवध के नवाब इत्यादि उनसे नाराज थे। ऐसी परिस्थितियों में मराठों का मनोबल गिरा, जबकि अब्दाली के सैन्य सफलता के कारण अफगानों का मनोबल सदा ऊंचा रहा। इसी प्रकार उत्तर भारत की अस्थिर राजनीति भी इन संघर्ष का कारण बनी। उत्तर भारत की अस्थिर राजनीति में ये अनुमान लगाना बहुत मुश्किल था कि कौन सी शक्ति किसके साथ है। अगस्त 1760 में अब्दाली और मराठों के बीच कूटनीतिक युद्ध आरंभ हुआ, जिसमें दोनों पक्षों ने स्थानीय शक्तियों को अपने अपने पक्ष में करने का प्रयास किया।
अब्दाली ने घोषणा की कि उसका उद्देश्य भारत में रहना नहीं है, बल्कि उत्तर भारत को मराठों के प्रभुत्व से मुक्त कराकर मुगल बादशाह शाह आलम को, जो इस समय अवध में है, दिल्ली के सिंहासन पर बिठाना है। इसके विपरीत मराठा सेना का नेतृत्व करने वाले सदाशिवराव भाऊ ने यह प्रचार शुरू किया कि यह युद्ध भारतीयों का विदेशियों के विरुद्ध है। भाऊ की इस घोषणा से उसे मुसलमानों का सहयोग प्राप्त नहीं हुआ और अधिकांश मुसलमान अब्दाली के समर्थक बन गए। नजीब तो मराठों का शत्रु था ही, और नजीब के साथ साथ अवध के नवाब जौदौला भी अब्दाली की तरफ चले गए। इससे अब्दाली का हौसला और भी बढ़ा। इसी प्रकार पंजाब में अफगान और मराठा संघर्ष की वजह भी एक प्रमुख कारण था इस संघर्ष का। मुगल साम्राज्य ने मराठों को पंजाब से चौथ वसूली करने का अधिकार दे दिया था, किंतु उसके बाद अब्दाली ने पंजाब पर अधिकार करके उसे अपने पुत्र तैमूर को वहाँ का सूबेदार नियुक्त किया। 1758 में मराठों ने तैमूर को वहाँ से भगा दिया। यह अब्दाली को एक प्रत्यक्ष चुनौती थी। अतः अफगान सेनाओं ने नवंबर 1759 में पंजाब पर पुनः आक्रमण कर मराठों को पीछे धकेल दिया। इस समय पेशवा पंजाब पर अब्दाली के अधिकार को स्वीकार करके कूटनीतिक समझौता कर सकते थे, परंतु ऐसा करने में वो असफल रहे, क्योंकि उसका कारण भी था कि यदि वो ऐसा करते तो मराठों के प्रभुत्व एवं प्रतिष्ठा को धक्का लगना स्वाभाविक था। अतः पेशवा ने सदाशिवराव भाऊ के नेतृत्व में एक सेना उत्तर भारत की ओर भेजी, और इन सब परिस्थितियों के मद्देनज़र मराठों और अब्दाली के बीच संघर्ष होना अवश्यंभावी हो गया था। धन्यवाद। आज हम इसमें इतना ही चर्चा करेंगे। कल हम पानीपत के पराजय के कारण और भारतीय राजनीति पर इस युद्ध के प्रभाव के बारे में व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे। जय हिंद, जय भारत।